नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ विद अमित कुमार। शाम के 6:30 बज गए हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं और चुनाव परिणाम बिल्कुल क्लियर आ गए हैं। रुझान और जीत मिलाकर के 250 सीटें बीजेपी के खाते में जुड़ गई हैं। बहुमत के लिए 202 सीटों का आंकड़ा चाहिए। उसके सहयोगी दलों की बात करें तो अपना दल सोनेलाल 12 सीटों पर और निषाद पार्टी 7 सीटों पर या तो जीत गई है या तो आगे चल रही है। तो 12, 7, 19, 250 बीजेपी की 269 सीटों के साथ में सबसे बड़ा गठबंधन, सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी यूपी में बीजेपी, सबसे बड़ा गठबंधन एनडीए बन गया है। हमने क्योंकि चुनाव यात्रा जो की थी 45 दिन की, जिसमें हम 4800 किलोमीटर गए, तो हमने जो चुनाव यात्रा की थी वो यूपी की थी। हम इसमें बात करेंगे सिर्फ यूपी की। कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा, कल शाम देर शाम मैंने बनाया था। लेट हो गया था इसलिए फेसबुक पेज पर मैं नहीं डाल पाया था। तो जो लोग यूट्यूब में मुझको देखते हैं उन्होंने देखा होगा। तो मैंने उसमें कहा था कि सारे क्योंकि एग्जिट पोल तमाम न्यूज़ चैनल्स ने जो किए थे वो 40% वोट दे रहे थे बीजेपी के। मैंने 42% वोट दिए थे। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं देख लेता हूं रिफ्रेश करके, तो इस समय 41.6% मतलब लगभग 42% वोट मिला है बीजेपी को। तो ये मेरा जो आंकड़ा था वो सही निकला है। मैंने कल के वीडियो में कहा था, फिर आज कह रहा हूँ, ये सब तुक्के होते हैं, कुछ आइडिया नहीं लग सकता। समाजवादी पार्टी के लिए कल की वीडियो में मैंने कहा था 31% वोट मिलेगा। और समाजवादी पार्टी का भी देख लेते हैं, 32.1% वोट मिला है। तमाम जो सर्वे थे वो 35 से 37% कह रहे थे। मुझे लग रहा था 30% मिलेगा, 31% मिलेगा। 1% ज्यादा 32.1% मिला है। तो इसमें कोई मैं कॉलर ऊंचा नहीं करूंगा, क्योंकि लोकतंत्र की खूबी होती है, मैं बार बार कहता हूं कि उसे कोई प्रोडक्ट नहीं कर सकता। ये मैंने अंदाज लगाया था। तो क्योंकि मैंने ये अंदाज 2017 में पाई तमाम पार्टियों के मत प्रतिशत को जोड़ के या माइनस करके लगाया था, कोई मैंने उस तरह से सर्वे नहीं किया था। संभव भी नहीं है, उसके लिए बहुत सारे रिसोर्स चाहिए। क्यों हारी समाजवादी पार्टी या क्यों जीती बीजेपी, दोनों का एक ही रीजन मुझे मुझे समझ में आता है। अगर आप जो मैंने अनुभव किया तो 3 कारण मुख्यतः समझ में आते हैं। एक, अनाज और मकान योजना, जो अनाज राशन, फ्री राशन बटा, मकान मिले लाभार्थियों को, हिंदुत्व का मुद्दा और सपा सरकार की अराजकता। ये 3 मुद्दे हैं। इन 3 मुद्दों में भी अगर मैं इसमें प्राथमिकता वाइज देखूं तो मैं सपा सरकार की अराजकता को पहले नंबर पर, सेकेंड नंबर पर हिंदुत्व और थर्ड नंबर पर अनाज और मकान योजना को रखूंगा। अगर थोड़ा सा और डीप में जाएंगे तो हिंदुत्व और सपा सरकार की अराजकता ये एक ही मुद्दा हो जाता है। इसलिए जो मैंने ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, जो पब्लिक ने मुझसे, जो बीजेपी को वोट कर रही थी, समाजवादी पार्टी को वोट नहीं कर रही थी, वो पब्लिक जो मुझसे कह रही थी, क्योंकि जैसे कि आप लोग भी अगर रह ही रहे हैं समाज में और लोगों से चर्चा करते हैं, तो हिंदुत्व का जब भी कोई हम चर्चा करते हैं, समाज में चर्चा होती है, तो हिंदुत्व के सनातन परंपरा के संवर्धन को लेकर के कोई खास बात नहीं होती है। हिंदुत्व मतलब कि एक धर्म विशेष को बहुत तमाम पार्टियों ने बढ़ावा दिया और बीजेपी उसको कंट्रोल कर रही है। हिंदुत्व की सरल परिभाषा यही है, जो मैंने समझा। हो सकता है आप इससे सहमत हो या ना हो। तो हिंदुत्व मतलब मुस्लिम वर्ग को कंट्रोल कर रही है बीजेपी, क्योंकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तमाम पार्टियां उनको बढ़ावा देती रही हैं। यही हिंदुत्व की परिभाषा एक आम जनमानस में सरल भाषा में यही है। तो उनको लगता था कि समाजवादी पार्टी आती है तो मुस्लिम वर्ग और यादव वर्ग अराजकता फैलाते हैं समाज में। बीजेपी की कैंपेनिंग हम देखेंगे, कोई पोस्टर हो, टीवी में ऐड हो, सोशल साइट में ऐड हो, एफएम रेडियो में ऐड हो, भ्रष्टाचार, अराजकता, गुंडागर्दी का मुद्दा पहले नंबर पर रहता था बीजेपी के। बीजेपी के नेता अगर जो बयान देते थे, प्राइम मिनिस्टर अमित शाह, नड्डा, योगी, केशव प्रसाद मौर्य, तो गुंडागर्दी का मुद्दा सबसे पहले रखते थे। सपा सरकार का लोगों के जहन में ये बस गया था और शायद उनका कुछ अनुभव भी ऐसा रहा कि वो जैसे कि मैं कानपुर में था, एक छोटी सी घटना मैं बता रहा हूँ। तो मैंने कानपुर मेट्रो पर एक वीडियो बनाया था, अगर आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद में मैं मेट्रो से उतरा कल्याणपुर में और चाय पीने के लिए रोड के किनारे खड़ा हो गया। कल्याणपुर साइड आईआईटी साइड जाने के लिए 8-9 मजदूर महिलाएं, जो शाम हो गई थी मुझे, तो जो जो रोजंदारी जो का काम करती हैं, घर बनाने में जो ईंट पत्थर देती हैं,
वो टेम्पो का इंतजार कर रही थी और वो भी चाय पीने लगी। तो मैं उनसे चर्चा करने लगा कि किसको वोट देना है। तीसरे चरण में वोट था कानपुर का, कुछ दिनों बाद ही वोटिंग थी, शायद मैं 16 तारीख को कानपुर में था। तो वो दलित समाज की महिलाएं थी। तो उन्होंने कहा, ज्यादातर ने कहा कि हम बीएसपी को वोट देंगे, कुछ ने कहा बीजेपी को। तो हमने कहा सपा को। तो बोली नहीं, सपा को नहीं देंगे, सपा में गुंडागर्दी बहुत होती है। मैंने कहा गुंडागर्दी? मैंने कहा किस टाइप की गुंडागर्दी होती है? तो वो सहम गई, उनको लगा ये तो ऐसा तो नहीं है कि ये सपा का समर्थक है, नेता। बोला आप सपा वाले हो क्या? मैंने कहा नहीं, मैं सपा, क्योंकि मेरी आईडी मैंने बैग में डाली हुई थी, क्योंकि मैंने चाय पी रहा था। तो मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि किस टाइप की गुंडागर्दी होती है। तो वो फिर कुछ नहीं बोली। तो मैं फिर ये बहुत सोचता रहा कि महिला एक महिलाओं का ग्रुप जो कि एक बहुत ही सबसे निचले, सबसे वंचित समाज से भी आता है, आर्थिक रूप से भी बहुत निचला और पिछड़ा, 2-250 रुपए के लिए पूरे दिन मजदूरी करती हैं। उनको क्या परेशानी हुई होगी और क्या रहा होगा, किस गाँव से संबंधित होंगी और यहाँ कानपुर में आके रहने लगी। तो कहने का आशय है कि गुंडागर्दी लोगों के, मैंने भी अपने वीडियोज़ में तमाम लोगों से बात करता था, तो जो समाजवादी पार्टी के खिलाफ होते थे, वो सबसे पहले गुंडागर्दी की बात बोलते थे कि उनके राज्य में, उन शासनकाल में अराजकता आ जाती है। जब वहाँ पर समाजवादी पार्टी के समर्थक होते थे, तो वो लोग कहते थे, फिर वो 2-3 चीज़ें गिनाने लगते थे, जो हाथरस में बच्ची को रात में जला दिया गया, रेप हुआ, उन्नाव का वो जो विधायक एमएलए थे बीजेपी के, वो वाला कांड, और थाने में एक होटल में जो पुलिस वाले जाँच पड़ताल में गए थे, क्या मामला था वो आज तक सामने नहीं आ पाया, जाँच का विषय है। उसमें एक व्यापारी की मृत्यु हो गई थी। ये 2-3 मामले लोग, और चौथा मामला लखीमपुर खीरी में जो गाड़ी चढ़ाई गई। हालाँकि उसमें मैं कहता था कि उसमें तो, और ये घटना है कि मैंने कहा कि उसको मैं क्रॉस क्वेश्चन, क्योंकि मैं करता था, अगर आप मेरे वीडियोज़ देखते होंगे, तो मैं कहता था कि उन्नाव वाले विधायक को तो, ना उसके परिवार को, ना उस विधायक को टिकट नहीं मिला। हाथरस में घटना हुई, इसलिए उसमें दूर-दूर तक हाथरस विधायक का कोई रोल नहीं था, लेकिन हाथरस के विधायक को, तत्कालीन विधायक का न सिर्फ टिकट काटा गया, बल्कि हाथरस से एक महिला प्रत्याशी को खड़ा किया गया। और क्योंकि वो सुरक्षित सीट थी एससी वर्ग के लिए, तो उनको जिले में कोई ऐसी एससी महिला नहीं मिली जो विधायकी का चुनाव लड़ सके, तो उनको पड़ोसी राज्य आगरा से वो एक महिला लानी पड़ी। वो आगरा की पूर्व मेयर रही थी, उनको ला करके लड़ाया गया। हाथरस का क्या परिणाम आया वो मैंने नहीं देखा, अब आपसे बात करते-करते याद आया है, तो देख भी लेता हूँ। तो कहने का आशय है कि बीजेपी बहुत सतर्क रही उन मुद्दों पर, जहाँ पर हाथरस में भारतीय जनता पार्टी के, नहीं, ये कुछ, हाँ, अंजुला सिंह माहौर 1,17,000, और संजीव कुमार बहुजन समाज पार्टी के 30,000, और ब्रजमोहन राय समाजवादी पार्टी के 34,000, मतलब एक तरफा बीजेपी वहां से हाथरस से जीत गई है। तो अंजुला सिंह माहौर जो है, ये आगरा की पूर्व मेयर थी, उनको लाया गया क्योंकि उनको जिले में कोई ऐसी महिला नहीं मिली। तो उन्होंने सोचा बीजेपी ने कि हाथरस से अब किसी महिला को एक प्रत्याशी खड़ा करते हैं। तो इतना सचेत थी वो बीजेपी इन चुनाव को लेकर के। आप नरेंद्र मोदी के भाषणों पर देखेंगे, तो वो जहां उनको लगा कि उनसे कोई गलत बात निकल गई है, उन्होंने तुरंत अपनी बात से अगली रैलियों में, सभाओं में बैक मारा और उस चीज को पलटा, अपने बयान को, या उसमें सुधार किया। जैसे कि उन्होंने एक वीडियो में अजीत अंजुम सर की वीडियो को लेकर उन्होंने कहा था कि माँ बोली, वो बूढ़ी माँ बोली कि मैंने मोदी का नमक खाया है। जब उसमें तमाम पार्टियों ने हल्ला मचाया, तो मोदी को इस चीज का एहसास हुआ कि लोगों के दिमाग में पार्टियां कह रही कि मोदी का नमक, मोदी का नमक। तो उन्होंने एक रैली में, शायद वो चंदौली की रैली थी, उन्होंने कहा कि मैंने उस माँ से कहता हूँ और देश की तमाम माँओं से कहता हूँ कि आपने मोदी का नमक नहीं खाया, मोदी ने देश का नमक खाया है, और तब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आपने देश का नमक खाया था, मोदी ने देश का नमक खाया। ये तुरंत उन्होंने यू टर्न लिया, बात को सुधारा। जैसे कि हम देख सकते हैं, उनको लगा जब मोदी को कि जानवरों की समस्याओं से बहुत ज्यादा किसान परेशान है, इसका नकारात्मक असर पड़ रहा है। उन्होंने खुद कहा फतेहपुर की जनसभा में, चौथे चरण में चुनाव था फतेहपुर का, कि 10 मार्च के बाद मैं खुद पशुओं की समस्या को देखूंगा और जो गौशालाएं बनवाई जा रही हैं, उनकी व्यवस्था और सुदृढ़ करूंगा। ऐसे ही मैं एक और बयान मुझे याद आ रहा है, कौन सा था? हाँ, जैसे कि बार-बार वो कहते थे कि परिवारवाद, परिवारवाद, तो पार्टियों ने कहना शुरू कर दिया कि क्योंकि मोदी कहते थे परिवारवादी पार्टी, तो तमाम पार्टियों ने कहना शुरू कर दिया कि जिनका कोई परिवार नहीं है, वो परिवार का दर्द और परिवार की संवेदनाएं क्या जाने। तो मोदी जी ने एक सभा में, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भले मेरा परिवार नहीं है, लेकिन मैं परिवार के दर्द को समझता हूँ।
तो मेरे कहने का आशय ये है कि मोदी, बीजेपी, योगी जिस वैज्ञानिक तरीके से चुनाव लड़ते हैं, चीज़ों पर नज़र रखते हैं, तो जहाँ उनसे गलतियाँ हो रही थी, वो तुरंत उसको सुधार रहे थे। अखिलेश यादव की रैली करहल में थी और बाय चांस मैं करहल में था, तो पहली रैली थी जो किसी नेता की पड़ी हो और मैं वहाँ पर हूँ। ना सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता की या किसी भी नेता की, तो करहल की रैली थी। तो हम लोग क्योंकि करहल से वो चुनाव लड़ रहे थे, रैली थी, तो हम गए तो करहल के लोगों से बात करने थे। एक्चुअली मुझे पता भी नहीं था कि आज अखिलेश आने वाले हैं। फिर हम एक पेड़ के नीचे बैठ गए और रैली सुनते रहे, माहौल देखते रहे। तो अखिलेश यादव ने बोला कि बीजेपी सरकार में पिछले 5 साल इतनी ज़्यादा गुंडागर्दी हुई है, हमारी सरकार आएगी, तो इस गुंडागर्दी को हम खत्म करेंगे। रैली में तालियाँ बजने लगी। अब रैलियों में क्योंकि उनके समर्थक हैं, वहाँ पर यादव और मुस्लिम समाज की जनसंख्या संख्या ज़्यादा है, तालियाँ बहुत ज़्यादा बजी, लेकिन मैं हैरान रह गया। मुझे लगा कि कानून व्यवस्था शायद सबसे अहम मुद्दा होने वाला है और ये हालाँकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उनको पता था कि कानून व्यवस्था बहुत अहम मुद्दा है। उन्होंने अपने मंच से मैं वो वाली बात करहल वाली कंटिन्यू करूँगा, पहले ये बात बोल दूँ। उन्होंने अपने मंच में किसी भी परिवार के सदस्य को जगह नहीं दी। बस में उनकी पत्नी कहीं-कहीं डिंपल यादव रहीं, अदरवाइज़ परिवार का कोई सदस्य नहीं रहा, किसी रैली में नहीं रहा, रामगोपाल वर्मा नहीं रहे, शिवपाल यादव को साइडलाइन किया गया। किसी भी रैली में कोई बड़ा मुस्लिम नेता नहीं रहा, जबकि आप पहले के चुनाव देखेंगे तो तमाम मुस्लिम नेता अलग-अलग रैली करते थे, मुलायम सिंह के साथ चलते थे। रामपुर में सेकेंड चरण में वोटिंग हो गई थी। वहाँ से आजम खान तो जेल में है, लेकिन उनके बेटे जेल के बाहर आ चुके थे। दूसरे चरण के बाद क्योंकि उनके बेटे का चुनाव हो गया, स्वार से वो लड़ रहे थे, लेकिन अखिलेश ने उनको कहीं भी रैली करने के लिए नहीं भेजा। वो ये साबित करना चाह रहे थे कि जो यादव, जो परिवारवाद का आरोप मुझ पर लगता है, उससे मैं अलग हो गया हूँ। लेकिन वो रैलियों में अपनी ये कह रहे थे, अब करहल वाली बात पर आ जाते हैं कि 5 साल बहुत गुंडागर्दी रही और हम फिर से सुशासन लाएँगे। मैं हैरान रह गया, मुझे करहल की उस सभा में बैठे-बैठे याद आया अखिलेश अ अ, अरविंद केजरीवाल कि जब उन्होंने बीच में सत्ता त्याग दी और नाराजगी दिखी, तो उनको सब भाप गए कि लोग नाराज हैं क्यों मैंने विधानसभा से को भंग कर दिया, इस्तीफा दे दिया। तो जब वो इलेक्शन में गए, तो उन्होंने कहा 5 का निशान उन्होंने बनाया कि अब की बार 5 साल, अब की बार 5 साल। तो आम आदमी पार्टी का जो चुनाव कैंपेनिंग होती थी, वो ऐसे जाते थे तो यूँ इशारा कर देते थे और लोग उसमें नारे लगाते थे कि अब की बार 5 साल। और वो मंच से फेसबुक, ट्विटर, न्यूज़ चैनल्स के इंटरव्यू में और सभाओं में कहते थे कि मैं नया हूँ, मुझसे गलती हुई, मुझे इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। मुझे चाहे जितनी समस्याएँ होती, गठबंधन में घसीटते हुए भी चुनाव सरकार चलाते रहना चाहिए था, मुझसे गलती हुई। अब मैं सरकार में आऊँगा तो 5 साल, अब की बार 5 साल। और आपके सामने नतीजे हैं 67, 70 में से 3 सीट बीजेपी जीती थी और 67 सीट आम आदमी पार्टी जीत गई थी। तो मैं वो चीज़ याद करने लगा। अगर अखिलेश यादव जो चीज़ समझ रहे थे, अगर रैली से वो कहते कि हाँ, मैं लखनऊ में था और मेरे कुछ लोगों ने जो कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन अवसरवादी थे और समाजवादी पार्टी को आप लोगों ने सत्ता में पहुँचाया, तो इन्होंने अपनी गाड़ियों में सपा के झंडे लगा करके गुंडागर्दी करी और उस चीज़ का मुझे एहसास है। और अब मैंने उन सबको साइडलाइन कर दिया है और इस बार सरकार आने पर मैं इस चीज़ का विशेष ध्यान रखूँगा। तो मेरा मानना है कि निश्चित ही अ, उनके मत प्रतिशत में कितना अंतर होता नहीं मालूम है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो 33% मत आए हैं, उनके 33% मत नहीं आते। निश्चित ही बहुत ज़्यादा मत प्रतिशत आता, क्योंकि लोग सोचते कि हाँ, विनम्र हैं, सौम्य हैं, अखिलेश, उनके लोगों ने गुंडागर्दी करी, उनके कार्यकर्ताओं ने, और अब वो स्वीकार कर रहे हैं। तो कई बार अपने गुनाह को स्वीकार कर लेने पर चीज़ें उस अपराध का हल्का हो जाता है। अगर वैसे बात करें, कोर्ट भी उस चीज़ को फिर जो है कंसीडर करती है और सज़ा सुनाते समय उस सज़ा को कम कर देती है। अखिलेश यादव ने तो सुनिए, जब मैंने करहल में उस रैली सुनी, तो फिर मैंने फुर्सत में रात में उनकी दूसरी रैलियों में मैंने सोचा शायद ये अपनी सीट में आए हैं, कुछ यहाँ का स्थानीय समीकरण होगा, तो ऐसी बात नहीं बोली। मैंने उनकी पुराने वीडियोज़ देखे जो उन्होंने 2-3 दिन पहले रैलियाँ की थी, उन्होंने सेम बात वहाँ पर बोली थी। तो और बाद में तो मुझे 5-6 सभाओं में ऐसा हुआ कि मैं उस शहर में था और अखिलेश ने रैली की। हर सभा में वो बोलते रहे कि 5 साल बहुत गुंडागर्दी रही, हम गुंडागर्दी का दमन करेंगे, गुंडागर्दी खत्म करेंगे। वो ये बात स्वीकार नहीं करी उन्होंने कि गुंडागर्दी जो समाजवादी पार्टी के लोग नहीं थे, इस तरह से वो कहते अगर, और अवसरवादी थे, आए और झंडा लगाकर उन्होंने गुंडागर्दी, अराजकता करी, तो शायद उनकी स्थिति बेहतर होती। तो ये चीज़ें जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा, राशन तो था ही, लेकिन मेरी नज़रों में जो मैंने घूमा, मैं जैसे ही किसी के सामने माइक लगाता था, लोग तुरंत बोलते थे गुंडागर्दी। तो मैंने जो अनुभव किया फील्ड में, वो मैंने किया।
कि गुंडागर्दी, अराजकता के नाम पर सरकार ये चली गई। ये मेरा एनालिसिस है, गलत भी हो सकता है। जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया तब तक अखिलेश यादव का कोई बयान नहीं आया था। अभी शायद ईवीएम पर सवाल उठेंगे या नहीं उठेंगे, या हार को स्वीकार करेंगे अखिलेश यादव, ये शाम तक, देर रात तक पता चलेगा। जाट बिरादरी का जिक्र करके मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपने मेरे पश्चिम यूपी के वीडियोस देखे होंगे तो सीधे-सीधे जाटों में दो फाड़ था। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 50-50% का बँटवारा था, लेकिन निश्चित ही 60-30 का या 65-35 का बँटवारा था। एक बड़ी तादाद थी जाटों की जो बीजेपी को वोट कर रही थी। जाट के सामने मेरे वीडियोज़ में भी हैं, जाट खड़े हैं और दूसरी तरफ जाट खड़े हैं। महागठबंधन वाले जाट और बीजेपी वाले जाट, बीजेपी वाले जाट महागठबंधन के जाटों के मुँह पर कह दे रहे थे, वीडियोज़ में भी है, कि जो लोग गाजीपुर बॉर्डर में हैं, वो लोग पैसे दे करके वहां पर बुलाए गए थे, खालिस्तानी सपोर्टर हैं। इस तरह की वहां पर जाटों के बीच में बातें हो रही थी। एक ही परिवार का एक भाई बीजेपी को वोट जाट कर रहा था, एक जाट भाई महागठबंधन को वोट कर रहा था। जाटों में क्लियर बंटवारा दिख रहा था, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बंटवारा था। तो ये तो रही जाटों की बात। मुस्लिम प्रत्याशी जो उतारे थे राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन ने, किसी भी हिंदू जाट ने 10-5% को छोड़ दिया जाए तो वोट उनको नहीं किया, उन्होंने बीजेपी को दिया। जो मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, उनकी 30 दोनों पक्षों में, मुस्लिम और जाटों में अभी भी है। और जाट, क्योंकि जब दंगे हुए थे तो जयंत और अजीत चूंकि जाटों के घर नहीं आए थे, उनको लग रहा था कि इससे मुस्लिम नाराज हो जाएगा, तो उस चीज की टीस थी, उन्होंने वोट नहीं किया। एक बिल्कुल आखिरी बात है कि अगर एक ही पार्टी के दो प्रत्याशी मैदान में, एक ही जाति के दो प्रत्याशी मैदान में थे, एक बीजेपी में और दूसरा सपा या बसपा में, तो उस जाति के 80% लोगों ने बीजेपी के साथ जाना स्वीकार किया। 15-20% जो व्यक्तिगत जुड़ाव और रिश्तेदारी वाले ही उस बीएसपी और सपा में गए। मैंने पूछा ऐसा क्यों? और आप भी अगर यूपी से हैं तो आप भी अपने आसपास नजर घुमाएंगे तो ऐसा ही आपकी सीट में भी हुआ होगा। वो कह रहे थे कि हम यादवों के को मजबूत नहीं करना चाहते सपा को वोट दे करके। जैसे कि अगर आप मेरा सिराथू वाला वीडियो देखेंगे तो वो लोग वहां पर पटेल बहुत नाराज दिखे। हालांकि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पल्लवी पटेल हालांकि आगे चल रही हैं केशव प्रसाद मौर्य से। इस 2022 चुनाव विधानसभा के उत्तर प्रदेश के परिणामों में सबसे बड़ा उलटफेर होगा। अगर मतलब सबसे दिलचस्प सीट है, दोनों कद्दावर नेता हैं। तो अभी तो पीछे चल रहा है केशव प्रसाद मौर्य, लेकिन तमाम पटेल मुझे मिले, आपने वीडियो देखा होगा, उन्होंने कहा कि अगर उनको लिफाफा से पल्लवी पटेल लड़ती तो हम टिकट देते, क्योंकि वो साइकिल से चुनाव लड़ रही हैं, हम अखिलेश यादव के झंडे के तले नहीं जाएंगे। तो ये कुछ कहानी है। इसी के साथ ही अब मुझे लगता है कि वीडियो लंबा हो गया है। आपने यहाँ तक देखा उसके लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। कुछ ना कुछ बातें लेकर के मैं आता रहूंगा। मैंने कोशिश करी कि निष्पक्ष जो जहां जो देखा वो मैं दिखाता रहा। अगर आपने मेरे वीडियो देखे, आज मैंने थोड़ी सी बातें, क्योंकि जो जीता है उसके जीत के पक्ष के कारणों को गिनाने के लिए, हो सकता है जो समाजवादी पार्टी के पक्ष के लोग देख रहे होंगे उनको मेरी बातें चुभी होंगी। मुझे उनका दिल से दुखाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अब परिणाम आ गए इसलिए मैंने खुल करके कुछ बातें रखी जो मैंने मार्केट में और मतलब देखा फील्ड में। बस मैं यही कह सकता हूं कि बहुत बड़ा, क्योंकि सीटें भले घटी हों लेकिन पिछले बार से 2% लगभग वोट प्रतिशत ज्यादा मिला है। बड़ा जनादेश है। सरकार को भी बड़े दिल से सरकार चलानी चाहिए। जो लोग अपने को अलग थलग महसूस कर रहे हैं, सरकार का धर्म है, फर्ज है कि उनको भी अपने साथ में उनको ये फील कराए कि सरकार सबके लिए। हालांकि सरकारें कहती यही हैं, कभी कभी कुछ भेदभाव हो जाता है, तो मैं यही कामना और प्रार्थना करूंगा कि वो भेदभाव सरकारें ना करें, सबको साथ लेकर के, समाज के सब वर्ग को साथ लेकर के और शांति से और अच्छे माहौल में सरकार चले और जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठे। जो वंचित तबका है, जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, उसकी स्थितियां थोड़ी सी और धीरे धीरे मजबूत हो। तो इसी के साथ ही न्यूज विद अमित कुमार को यहाँ पर आज के इस एपिसोड को एंड करते हैं। कल जैसा भी होगा, अगर संभव होगा तो मैं कल फिर आपके लिए वीडियो लेकर के आऊंगा। यूट्यूब में आप मुझको ज्यादा देख रहे हैं। कल वाला वीडियो मैं फेसबुक में नहीं डाल पाया था क्योंकि देर हो गई थी। आज ये वाला वीडियो मैं फेसबुक में भी डालूंगा, यूट्यूब में भी डालूंगा। तो कल तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।